आज हम पाइथन में फंक्शन बनाना सीखेंगे, यूज़र डिफाइन फंक्शन। पहले ज़रा एक बार ये देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। इन सिंपल टर्म्स, फंक्शन मीन्स अ ग्रुप ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम टास्क। अब इस ग्रुप ऑफ कोड को हम अपने प्रोग्राम में कई बार यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा करके क्या होगा कि हमें जो प्रोग्राम लॉजिक है उस प्रोग्राम लॉजिक को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब जैसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। जैसे हमारे पास फंक्शन एक है प्रिंट फंक्शन। यहाँ पर हम कुछ भी मैसेज या कुछ भी डेटा हमें प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है पावर कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें 2 कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्टली हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर 2 3 ऐसे। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये हैं बिल्ट इन फंक्शन। हम लोग भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। तो उसे बनाने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं डेफ। एक्चुअल में देखो, इसको लिखा जाता है फंक्शन को हमें स्क्रिप्ट मोड में लिखना चाहिए, बट मैं यहाँ पर भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसका जो मेन जो समरी है वो पहले समझ लेते हैं। डेफ से हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर फंक्शन का नेम। सपोज फंक्शन का नेम हम लिखते हैं FUN और ब्रैकेट, फिर हम कॉलन लगाएंगे और एंटर। अब क्या होता है, इसके अंदर हम कोई प्रोग्राम लॉजिक लिखते हैं। अभी सिंपल रखने के लिए हम ज़्यादा कोई बड़ा प्रोग्राम लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं कोई भी मैसेज वेलकम टू पाइथन। ये हमने लिखा, एंटर प्रेस किया। देखिए कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, क्या गड़बड़ हो गई है कि उसमें, इसीलिए देखो हम क्या करते हैं, इसको हमें स्क्रिप्ट मोड में लिखना चाहिए, बट यहाँ पर भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया था कि हमने कोटेशन क्लोज नहीं किया था। प्रिंट वेलकम टू पाइथन, फिर कोटेशन क्लोज करेंगे। ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, एंटर। और एक और बार एंटर करेंगे तो हमारे पास वापस यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। देखो अभी प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, फिर ये वाला प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब इस फंक्शन को यूज़ कैसे किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में यहाँ पर कहीं पर भी हम FUN करके यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, इसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट स्टेटमेंट रन कर जाएगी। तो ये तो है कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। फंक्शन बनाने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा डेफ, फिर फंक्शन का नाम, फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, उसके बाद कॉलन, और फिर हम फंक्शन के अंदर उसका जो है लॉजिक, जो भी उसमें लॉजिक है वो लॉजिक वहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम, अच्छा साथ में क्या कर सकते हैं कि ये तो हमने यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ इसमें पास नहीं करी, केवल प्रिंट कर दिया है। फंक्शन को हम कुछ डेटा पास भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन में, पावर फंक्शन में 2 डेटा वैल्यू पास करी हैं और फिर उसने वहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। इस फंक्शन को हम दोबारा बनाते हैं। देखो डेफ FUN, फिर यहाँ पर हम कुछ डेटा वैल्यू पास कर रहे हैं A, B एंड C, फिर कॉलन, प्रिंट A, B, C। 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी हैं। एक और एंटर मारते हैं। अब फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ये फंक्शन कॉल है 10, 20,
30। तो क्या होगा हमारे पास, 10 जो है वो ए में स्टोर हो जाएगा जब फंक्शन कॉल होगा, तो 20 बी में स्टोर हो जाएगा, 30 सी में स्टोर हो जाएगा, और जब इनकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी ए बी सी की वैल्यू, तो 10 ए की जगह प्रिंट होगा, 20 बी की जगह प्रिंट होगा, 30 सी की जगह प्रिंट होगा। अब फंक्शन जो हम बनाते हैं कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग के लिए बनाते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर केवल प्रिंट अप्लाई कर दिया है। हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम स्टेटमेंट, प्रोग्राम लॉजिक, कुछ उसमें प्रोसेसिंग, कंडीशंस, ये सब अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी हमें क्या सीख रहे हैं कि फंक्शन सिंपल वे में कैसे है, क्योंकि ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें रखेंगे तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को ही समझने में हमें टाइम लग जाएगा, हम फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पर फंक्शन के अंदर की जो लॉजिक है उस लॉजिक को हम सिंपल रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, 10 ए में स्टोर हो गया, पास हो गया, मतलब 10 जो है ए में पास हो गया, 20 बी में पास हो गया, 30 सी में पास हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है नेक्स्ट लेवल पे, वो ये है कि कई बार फंक्शन में हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं और उस कैलकुलेशन का रिजल्ट हम फंक्शन जहाँ पे कॉल किया है, जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं। तो उसको देख लेते हैं। डेफ FUN फंक्शन ने लिखा, वही हम A, B, C ये इसमें एंटर कर रहे हैं। बट अब प्रिंट की जगह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, T इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, फिर रिटर्न। रिटर्न से हमें क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हुई है A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, वो मेन को रिटर्न हो जाएगी। एक बार इसको एंटर मार कर देखते हैं। ये वाला कंसेप्ट इसमें नहीं चलेगा मुझे लगता है, हमें इसको स्क्रिप्ट मोड में ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर बनाते हैं इसे। तो फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल, यहाँ पर इसको लिखते हैं डेफ FUN A, B, C colon then T is equal to A plus B plus C, फिर रिटर्न T, ये हम रिटर्न कर दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, साथ में यहीं पे फंक्शन कॉल भी लिख लेते हैं। तो फंक्शन कॉल हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि देखो वैल्यू रिटर्न यहाँ पे है एक्सपेक्टेड, तो हमें फंक्शन कॉल कैसे लिखना पड़ेगा, से x इज इक्वल टू FUN 10, 20, 30 ऐसे लिखेंगे। प्रिंट करते हैं x की वैल्यू को, तो जो 10, 20, 30 का सम है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं ज़रा एक बार, कंट्रोल S से सेव करेंगे। इसको फंक्शंस के प्रोग्राम में हम सेव कर रहे हैं, फंक्शन 1 के नाम से सेव कर दे रहे हैं। रन करते हैं F5 से, ये हमारे पास देखिए इसका वैल्यू प्रिंट हो गई। क्या वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पर 10 पास हुआ था A में, 20 पास हुआ है B में, 30 पास हुआ C में, फिर 10, 20 और 30 को सम करा, उसकी वैल्यू बन गई T में। कितनी वैल्यू बनी है हमारे पास, 60। फिर जब हमने रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई की, तो इस रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है, वहाँ पर इस वैल्यू को पहुँचा दे, रिटर्न करवा दे। तो अब जब यहाँ पर ये वैल्यू जनरेट करेगी, यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू रिटर्न होके आएगी, तो वो x में स्टोर हो जाएगी और फिर हम x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं।
तो इसमें इस वाले केस में क्या है हमारे पास, इस वाले केस में हम एक फंक्शन बना रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ भी पास कर रहे हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद, उस कैलकुलेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को वैल्यू को रिटर्न भी करा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर कि हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो नेक्स्ट लेवल पे, अब इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जहाँ पर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं ज़रा। ये हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स देखिए क्या है यहाँ पर इक्वल टू अगर हम 5 कर दें तो ये बन जाता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम फंक्शन कॉल में, जब हम फंक्शन कॉल करें, तो अगर हम फंक्शन कॉल में हम c की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो वैल्यू जो है c की जगह क्या हो जाएगी, 5। जैसे यहाँ पर हम देखिए, अभी हमने क्या करा है, फंक्शन में 10 और 20 ही पास किया, तो 10 a में स्टोर हो जाएगा, 20 b में स्टोर हो जाएगा। c के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करी है, तो c के लिए कौन सी वैल्यू हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5। अब इसको सेव करते हैं एक बार और रन करते हैं, देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आ गया हमारे पास 35। 35 क्यों आया, देखिए क्योंकि 10 यहाँ से पास हुआ, 20 यहाँ से पास हुआ, 10 a में स्टोर हो गया, 20 b में स्टोर हो गया। c के लिए हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो c की वैल्यू बन गई 5। तो 10 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास, 35। 35 रिटर्न हुआ, तो रिटर्न जो हुआ वो कहाँ चला गया, x में चला गया, और फिर हमने x की वैल्यू प्रिंट की, तो कितना प्रिंट हो गया हमारे पास, 35 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास, ये वाला कंसेप्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से समझनी है कि जो भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होगा उसके बाद में कोई भी रेगुलर आर्गुमेंट नहीं हो सकता, मतलब नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 40 कर दें और b रेगुलर आर्गुमेंट है, c डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्यों आ जाएगा, अब देखिए उसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने वापस 30 कर दिया, ऐसे कंट्रोल एस किया, रन किया, मैसेज हमारे पास आ रहा, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ये हमारे पास नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, और ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बाद आ रहा है जो एरर है। सो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बनाएंगे तो उसके बाद राइट हैंड साइड में जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो सारे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होने चाहिए, अदरवाइज उसमें एरर आएगा। सो अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको भी एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बना देते हैं। ठीक है, सो A40 B10 C5, इस स्टेटमेंट का मीनिंग अब देखिए। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ए के लिए हम वैल्यू पास कर रहे हैं 10, तो ए में स्टोर हो जाएगी, उसका मीनिंग 40 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ए में 40 स्टोर नहीं होगा क्योंकि हमने फर्स्ट पैरामीटर के लिए वैल्यू डाल दी है। 20 बी के लिए वैल्यू डाल दी, इसका मतलब यहाँ पे 10 अब इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। 30 हमने सी के लिए वैल्यू डाल दी, इसका मतलब 5 अब सी के लिए अप्लाई नहीं होगा। उसका कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक्स में स्टोर हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, और उसके बाद F5 से हम इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 60, 10, 20, 30 का। अब इसमें देखिए, अगर हम सारे पैरामीटर यहाँ से हटा देते हैं तब ये कैसे रन करेगा, क्योंकि हमने ए के लिए कोई वैल्यू नहीं डाली है, यहाँ से नहीं पास करी है, तो ए की वैल्यू 40 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि बी के लिए हमने कोई वैल्यू डालनी है।
सी के लिए वैल्यू भी नहीं डाली है तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अब इसको एक बार सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। हमारे पास आउटपुट आया 55। देखो 55 कैसे आया, 40 ए में चला गया, 10 बी में चला गया, यहाँ पर 50 हो गया, 5 सी में चला गया तो 55 हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें क्या सीखा है, पहले कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। एक बार खुद दोबारा से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फंक्शन जब भी हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड से बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स लगाते हैं, जितने भी पैरामीटर्स के रिक्वायरमेंट है। पैरामीटर का मतलब क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यूज़ हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए वो वैल्यूज़ के लिए वेरिएबल हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं हमारे पास, जैसे ये हमारे पास नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये अब ए बी सी इनके लिए वैल्यू डालना ज़रूरी है। अगर हम वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये कुछ भी डेटा प्रोसेस नहीं करेगा। अगर हम असाइनमेंट कर देते हैं कुछ वैल्यू से 10, तो ये बन गया ए बन गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, 20 ये बन गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, 30 ये बन गया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो अब अगर हम ए के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10, बी के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20, सी के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी 30। अगर उसके लिए वैल्यू पास करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं ये नल एंड वॉइड हो जाएंगी, इनका कोई रोल नहीं रहेगा। तब जो वैल्यू हम पास करेंगे केवल उन्हीं पर डेटा प्रोसेसिंग होगी। जैसे 1, 2 और 3 ये हमने यहाँ पे डाल दिया, कंट्रोल एस किया और ये F5 किया, हमारे पास आउटपुट आ गया यहाँ पर 6। तो बहुत सिंपल से वर्ड में आपने ये समझना है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, अ ग्रुप ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम टास्क दैट इज़ हेडेड बाय फंक्शन हेडर। Function header may take some list of arguments. These list of argument can be non-default and can be default arguments. Non-default क्या होगा, उसके आगे उसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे होंगे। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या हो गया, उसमें हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होंगे। अनदर थिंग, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू। तो अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए रिटर्न करनी है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे और जो वैल्यू हमें रिटर्न करानी है वो वैल्यू उसके बाद लिख देंगे। ये जो रिटर्न है ये कहाँ पर रिटर्न किया जाएगा, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया है तो इस फंक्शन की जगह पर ये वैल्यू बन जाएगी आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो वो जो डेटा है टी वो एक्स में असाइन हो जाएगा और फिर हम x की वैल्यू को प्रिंट कर दें। इसको एक दो बार देख करके समझिएगा बच्चों, और तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमने फंक्शन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डाली हैं, केवल फंक्शन के स्ट्रक्चर को समझा कि फंक्शन होता कैसे, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाते हैं। थैंक यू वॉचिंग।